हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th या साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं आज लैब का सेशन है आपका, तो प्रैक्टिकल हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट सेशन में आपने गैसेस और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी को चेक किया था। आज के सेशन में मेल्टिंग पॉइंट पर बात करेंगे, साथ ही बॉइलिंग पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट निकाला जाता है। तो उससे पहले हम समझेंगे मेल्टिंग पॉइंट आपका होता क्या है। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। अवर ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा उद्देश्य जिसे आप कहते हैं टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। बर्फ का आपको मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक निकालना है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट से क्या समझते हो पहले बताओ। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। पिघलता कौन है? ठोस पिघलेगा और किस में कन्वर्ट होगा? आपका द्रव में कन्वर्ट होगा। बर्फ पिघलेगी, बर्फ से आपका पानी बनेगा, यानी बर्फ ठोस अवस्था में है जल, और पानी का मतलब द्रव अवस्था में आ गया है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है आपका टेम्परेचर यानी तापमान। जिस तापमान पे आपकी बर्फ पिघल करके पानी बन रही है वो मेल्टिंग पॉइंट है। गलन का अंक जिसे कहा जाता है यानी गलनांक। ओके, सो थ्योरी में देखते हैं, कैन यू डिफाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। क्या आप मेल्टिंग पॉइंट किसी ठोस का उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होता है? So melting point of a solid is defined as the temperature at which a solid changes into liquid. Melting point किसी भी, अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं, किसी कंपाउंड की बात करें, किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट का अर्थ होता है कि उसका ठोस अवस्था से द्रव अवस्था पर बदलने वाला जो तापमान है, यानी जब भी वो ठोस से द्रव में बदलेगा, किस तापमान पर वो बदल रहा है, वो तापमान आपका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड indicates the strength of the force of attraction between the particle of the solid. आपने देखा होगा कई पदार्थ क्या है, बहुत कम तापमान पर पिघलने लगते हैं। जैसे बर्फ की बात कर लो, बर्फ को अगर आपने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया वो पिघलना शुरू कर देगा। तो बाहर इतना ज्यादा टेम्परेचर तो नहीं है, बाहर निकालने का मतलब फ्रीजर से बाहर निकाल दिया, तो बाहर इतना ज्यादा टेम्परेचर तो नहीं है। सपोज 25-30 डिग्री सेल्सियस है, 35 है, 40 डिग्री सेल्सियस है, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, लेकिन बर्फ बाहर आते ही पिघलना शुरू कर रही है। और अगर आप फ्रीजर से, जहां पर बहुत कम टेम्परेचर है, वहां से अगर उसको दूसरे सेक्शन में भी रख दो, नॉर्मल सेक्शन में, वो वहां पर भी मेल्ट हो जाती है। तो यानी उसको बहुत कम तापमान चाहिए पिघलने के लिए। लेकिन अगर आप किसी और चीज की बात करें, लोहे की बात करो, जैसे लोहे के बर्तन बनाए जाते हैं, उसको गैस पे रखा जा रहा है, चूल्हे पे रखा जा रहा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है, हंड्रेड्स में टेम्परेचर जा रहा है, फिर भी वो नहीं पिघल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो मेल्टिंग पॉइंट जो किसी भी सब्सटेंस का है वो क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड। यानी ठोस के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स आपने पढ़ा था, सारे मैटर्स हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, वो डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। अगर सॉलिड है तो अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है, अगर लिक्विड है तो थोड़ा वीक है, और गैसेस हैं तो और ज्यादा वीक हो गया अट्रैक्शन का फोर्स। हम यहाँ पर सॉलिड की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें उसका मेल्टिंग पॉइंट देखना है। तो सॉलिड में भी अलग अलग टाइप के सॉलिड्स हैं, और मेल्टिंग पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पर इंटरैक्शन किस तरह का है पार्टिकल के बीच में, या अट्रैक्शन फोर्स कौन से टाइप का है। जितना अच्छा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा, यानी उतना ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। जब हम लोहे की बात कर रहे हैं कि वो पिघल नहीं रहा है हंड्रेड्स में भी, थाउजेंड्स में जाके उसको टेम्परेचर दिया जाएगा तब वो पिघलना शुरू करेगा। तो यानी लोहे के जो कण हैं उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स एकदम स्ट्रांग वाला है, जिस स्ट्रांग फोर्स को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ रही। जबकि आप आइस की बात कर रहे हैं, बर्फ की, तो वो अट्रैक्शन फोर्स वीक है, जहां पर बहुत कम तापमान पर भी आपका बर्फ पिघलना शुरू कर रही है। ओके, so on heating a solid, its molecules absorb energy in the form of heat and their kinetic energy increases. क्या होता है? जब आप ठोस को गर्म ही तो करेंगे तभी तो वो मेल्ट होगा, पिघलना शुरू तभी करेगा जब गर्म करेंगे। तो आप गर्म कर रहे हो, उसको हीट दे रहे हो, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड
उसके बाद क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागना शुरू करते हैं, और जब वो दूर भागना शुरू करेंगे तो उनकी फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा। ठीक है, तो सॉलिड जिसके पार्टिकल बहुत पास पास थे उसको आपने हीट दी, हीट देने के बाद जब उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो मॉलिक्यूल्स आपके पार्टिकल्स दूर दूर जाना शुरू हो गए, और जब वो दूर जाएंगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। सो एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस। जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे आपका ठोस का तापमान भी बढ़ने लगेगा। ओके, एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड द मॉलिक्यूल बिकम मोर एंड मोर सेपरेटेड। ओके, क्या होगा, एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिसका रिजल्ट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण जब मॉलिक्यूल दूर जाने लगेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी डिक्रीज करने लगेगा और मॉलिक्यूल्स आपके दूर जाने लगेंगे। दिस increases the potential energy of the molecule and the particles leave their fixed positions and start moving more freely. Okay, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल आपका दूर दूर भागने लगेंगे और ज्यादा फ्री हो जाएंगे गति करने के लिए। ओके, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स increases by a large amount and the solid melts and convert into liquid. The particular temperature is the melting point of the solid. Okay, क्या कहा जा रहा है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वही पॉइंट या वही टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज हाइयर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट। कोई भी शुद्ध पदार्थ होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसकी तुलना में, उसी पदार्थ में अगर आपने कुछ भी इम्प्योरिटीज या अशुद्धि मिला दी है या अशुद्धि है उसमें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम आएगा। समझ रहे हैं ना, क्या कहा, कोई भी जो सब्सटेंस है उसका प्योर फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जब उसमें कोई इम्प्योरिटी होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा। ओके, प्रेशर ऑल्सो अफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, एज द प्रेशर ऑन द सब्सटेंस इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ओके, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ पर आप क्या कर रहे हो, उसका मेल्टिंग, उस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो उस पे, तो प्रेशर के बढ़ने से उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ नोइंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड। अब बेनिफिट्स क्या क्या हैं अगर आपको किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट पता चल गया है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कंपाउंड को, पहचान कर सकते हो उसकी। ठीक है, so the melting point of a compound help in the identification of the compound. Measurement of the melting point of the solid can also provide information on the purity of the substance. अगर आपको प्योर स्टेट में उसका मेल्टिंग पॉइंट पता है तो फिर अगर आप दोबारा किसी अननोन सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा आप कंपेयर करके पता कर लेंगे कि कौन सा कंपाउंड होगा, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा आपका। दूसरा, वो प्योर है या इम्प्योर है इसका पता भी आप लगा सकते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर is lower than that of melting point of a pure solid, ये आपको पता ही है। Pure crystalline solid melt over a very narrow range of temperature whereas mixture melt over a broad range of temperatures. अगर आपका कोई प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वहां पर बहुत कम रेंज आपको दिखने को मिलती है, ज्यादा से ज्यादा आपका 1 डिग्री 2-3 डिग्री या 5 डिग्री, मैक्स 5 डिग्री का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मिक्सचर्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको एक मेल्टिंग पॉइंट्स की रेंज मिलती है, पूरी परास मिलती है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपका मेल्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ओके, the temperature of the reverse change from liquid to solid is called the freezing point or crystallization point. For most substances, the melting point and freezing points are equal. Okay? क्या कहा, अगर इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें, यानी बर्फ से पानी बन रहा था, अगर हम पानी से बर्फ बना दें तो उसका मतलब क्या है, जमना, जिसको आप फ्रीज होना कहते हैं, तो उस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा, या क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट भी उसको कहते हैं, यानी हिमांक जिसे आप कह रहे हो। ओके, सो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, जो आपके ज्यादातर पदार्थ हैं उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आपके बराबर होते हैं। यानी आप बोलो कि बर्फ का जो गलनांक है या पानी का जो हिमांक है वो दोनों क्या होंगे,
बराबर होंगे, यानी तापमान बराबर होगा। उसी पर आपका बर्फ पानी में बदल रही है और उसी का आपका पानी जो है वो बर्फ में बदल रहा है। ओके, फॉर आइस द मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। द केमिकल एलिमेंट विद द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज टंगस्टन 3410 डिग्री सेल्सियस, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है, विच इज यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट्स इन लाइट बल्ब, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, लाइट बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, गलनांक है उसका, और फ्रीजिंग पॉइंट भी इतना ही होगा। ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस टिल ऑल द आइस मेल्ट, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट इंक्रीजेज does not increase until after the melting point is reached. The whole of the supplied heat energy is consumed in increasing the potential energy of the ice molecule. The kinetic energy of the molecule does not increase further and the temperature does not increase so long as the melting continues. Okay, होता क्या है, जब तक ये गलने वाली या मेल्ट होने वाली प्रोसेस चल रही है, जब तक आपका पूरा ठोस जो द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, तब तक आपका तापमान फिक्स रहता है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते थे, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो सारी जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, आपका फिजिकल स्टेट को चेंज करने में जा रही है, टेम्परेचर रेज करने में नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं? तो तापमान वहां पर स्थिर हो जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक आपका पूरा जो बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट नहीं हो। देखो, एक टेम्परेचर, एक पॉइंट आएगा जब बर्फ पिघलना शुरू करेगी, ठीक है, धीरे धीरे, और एक पॉइंट आएगा जब बर्फ पूरी पिघल चुकी होगी। तो उस दौरान आपका टेम्परेचर क्या रहता है, वो कह रहे हैं स्थिर रहता है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली चेंज 1 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, गलन की आपकी गुप्त ऊष्मा जिसे हम कह रहे थे। फॉर आइस इट इज 3.34 into 10 to the power 5 joule per kg at 0 degree Celsius. Melting point of some common substances are given in table. आइस का दिया गया है, मर्करी का है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ग्लूकोज, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। ओके, तो ये सारे आपके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर लेंगे। ओके, मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट आपका -38.9 समथिंग आता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। हाइड्रोजन का -259, ऑक्सीजन -218.8 डिग्री सेल्सियस आता है, -219 आप लिख सकते हो अप्रॉक्स। हीलियम -272, ग्लूकोज 146 डिग्री सेल्सियस, आयन का 1538 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पॉजिटिव में आएगा ये यहाँ पर। 1535 टू 38 तक ये आपका टेम्परेचर जाता है। सिल्वर का 961 पॉजिटिव में है ये भी। गोल्ड का 1063 या 64 यानी 106 टू 4 डिग्री सेल्सियस आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको एलिमेंट्स के, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स बताए गए हैं, यानी जिस टेम्परेचर पे वो अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना शुरू करेंगे, वो टेम्परेचर की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, चलिए प्रोसीजर की बात करते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, बंसन बर्नर, 250 ml बीकर चाहिए आपको, स्टरर चाहिए, वायर गॉज, आइस क्यूब्स, थर्मोमीटर, स्टैंड विद क्लैम्प्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें चाहिए और इन्हीं से आप क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे। किसका निकाल रहे हैं, बर्फ का निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नोट करते रहेंगे साथ साथ। तो ये तो आपको पता लग गया मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। अब उसको निकालेंगे कैसे हम लैब में। मेल्टिंग पॉइंट तो आपने पहले भी पढ़ा है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेकिन अगर हमें किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट पता करना है, जैसे बर्फ का पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, वो हमें ये रियल लैब प्रोसीजर बताएगा, ठीक है। सो टेक सम आइस क्यूब्स एंड ड्राई देम यूजिंग अ फिल्टर पेपर एंड क्विक पुट देम इन अ बीकर। ओके, क्विकली आप क्या करेंगे, कुछ आइस क्यूब्स ले लेंगे, बर्फ के टुकड़े ले लेंगे और क्या करेंगे, ड्राई देम यूजिंग अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर की हेल्प से उनको सुखा लेंगे। सुखाने का मतलब क्या है कि अगर थोड़ा बहुत उनमें
एकदम से उनको फ्रीजर से निकाला या जहां से भी आपने निकाला है आइस क्यूब, अगर वो थोड़े बहुत गीले हो रखे हैं तो उनको आप एकदम ड्राई कर लेंगे और एकदम से उनको कहाँ डाल देंगे, बीकर में रख देंगे। ओके, नाउ प्लेस द बीकर ओवर अ वायर गॉज केप्ट ओवर अ ट्राईपॉड स्टैंड। ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर आप वायर गॉज लगाते हैं, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, उस बीकर को रख देंगे। Suspend a thermometer, temperature range -10 to 110 degrees Celsius with the help of a clamp stand so that its bulb remain in the middle of the ice cube. अब क्या करेंगे, उस बर्फ में आप जो बर्फ आपने बीकर में रखी है उस बर्फ में क्या करेंगे, थर्मोमीटर को सेट करेंगे, जो आपने स्टैंड विथ क्लैंप लिया उस क्लैंप की हेल्प से। और ऐसे आप थर्मोमीटर को सेट करोगे कि जो थर्मोमीटर का बल्ब है ना वो आपका आइस क्यूब्स के बीच में रहे, एकदम नीचे वाले पॉइंट को टच न करे, नीचे बोले तो बीकर को टच न करे बल्कि सिर्फ आइस को टच करे। ओके, नाउ आइस क्यूब्स आर मॉडरेटली हीटेड बाय अ गैस बर्नर एंड स्टर्ड कॉन्टिन्यूसली यूजिंग अ ग्लास रॉड। क्या करोगे, स्टरर या ग्लास रॉड की हेल्प से आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली आइस क्यूब्स को स्टर करेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, ट्राईपॉड स्टैंड जो लगाया है उसके नीचे से आपको बर्नर जलानी है और मॉडरेट हीट रखनी है आपको, ठीक है, ऊष्मा देनी है, आप उसको टेम्परेचर बढ़ाना है। नोट द टेम्परेचर T1 व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। जब आपका बर्फ पिघलना शुरू करेगी, एक टेम्परेचर वो ले लेंगे जिसको आप T1 कह रहे थे। कॉन्टिन्यू हीटिंग द आइस, आप हीट करते रहेंगे उसको। देन नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस हैज मेल्टेड कंप्लीटली। जैसे ही आपकी पूरी बर्फ पिघल गई वो T2 सेकेंड टेम्परेचर आप नोट करेंगे। ओके, नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टैबुलर फॉर्म। टेबल की फॉर्म में एक सारणी के रूप में आप क्या करेंगे, अपने पूरे सारे ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे, यानी T1 कितना आया, T2 कितना आया, 2-3 बार करोगे ना एक ही प्रोसीजर को। देन आपके पास एक टेबल आ जाएगी, उसका आप निकाल लेंगे एवरेज वगैरह, तो मेल्टिंग पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए प्रोसीजर जल्दी से। इसके नीचे सिमुलेटर का प्रोसीजर भी है, वो जब हम सिमुलेटर पे वर्क करेंगे तब हम लोग देखेंगे। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एक नया प्रैक्टिकल लिया जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जाएगा। आइस का मेल्टिंग पॉइंट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोसीजर आपका हो गया है। आने वाले सेशन में हम लोग एनिमेटेड वीडियो देखेंगे कि किस प्रकार निकाला जाता है और सिमुलेटर पे काम करेंगे। तब तक यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लेंगे और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।